तो हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है श्रेष्ठ ट्यूटोरियल्स में। तो हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट किया था। अब बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 1. एक्सरसाइज नंबर 1.3 की तरफ। यस, हम क्लास 12 का सिलेबस पढ़ रहे हैं। मैथ्स बहुत इजी, बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट हमारे पास यहाँ है। हमने मैथमेटिकल लॉजिक बहुत ही अच्छा, बहुत ही मजेदार चैप्टर यहाँ चालू किया था। यस, एक्सरसाइज 1.1 हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया। एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट कर लिया। अभी बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.3 की तरफ। लेकिन हमारे क्या ट्रिक है, हम एक्सरसाइज चालू करने के पहले हम उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। यस, इंट्रोडक्शन देखने के बाद वो हमारा एक्सरसाइज 80% से इजी हो जाता है। वही करेंगे हम आज भी, ठीक है ना। एक्सरसाइज 1.3 का हम पहले इंट्रोडक्शन जानते हैं और इंट्रोडक्शन के बाद हम एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जुड़े रहिए आखिर तक। ठीक है, देखते चलो एक्सरसाइज 1.3 श्रेष्ठ ट्यूटोरियल्स क्लास 12। यस, हम इंट्रोडक्शन करें मैथमेटिकल लॉजिक का एक्सरसाइज 1.3 का। इंट्रोडक्शन में हमें पहला पॉइंट हमें क्या दिया है, क्वांटिफायर्स एंड द क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स। यस, व्हाट इज मीन बाय क्वांटिफायर्स? बच्चों, क्वांटिफायर्स मतलब क्या है? यस, आपके लिए ये नया वर्ड है, मैं बताता हूँ क्वांटिफायर मतलब क्या है। हमारे पास कुल मिला के दो क्वांटिफायर है। ये क्वांटिफायर का मतलब क्या होता है? क्वांटिफायर मतलब ऐसे दो नोटेशन है, इसको हम नोटेशन भी बोल सकते हैं। यस, कैसे नोटेशन है? दो नोटेशन है जो हम सेट में यूज करते हैं। मतलब अगर हमारी कोई वैल्यू, अगर हमारे कोई नंबर, वो हमारे नंबर हमें वर्ड में एक्सप्रेस करने या स्टेटमेंट में एक्सप्रेस करने, तो हम ये दो क्वांटिफायर यूज करते हैं। यस, और जिस स्टेटमेंट में क्वांटिफायर यूज होगा हम उसको क्वांटिफाइड स्टेटमेंट बोलेंगे। मतलब ये समझ में आ गया तो आपको ये समझ में आ जाएगा। यस, कौन कौन से क्वांटिफायर है बच्चों? हमारे पास कुल मिला के दो ही क्वांटिफायर है। एक क्वांटिफायर है देयर एग्जिस्ट वाला, दूसरा है क्वांटिफायर फॉर और वाला। यस, उसका भी मीनिंग है। मैथ्स में हर एक सिंबल का मीनिंग होता है। वैसे इसको बोलते हैं उल्टाई। उल्टाई का मतलब होता है देयर एग्जिस्ट। यस, देयर एग्जिस्ट का क्या मीनिंग है, फॉर ऑल का क्या मीनिंग है, वो जानते हैं एग्जांपल के साथ। लेकिन उससे पहले मैंने इधर रेड पेन में लिखा है और क्या बोलते हैं, हाईलाइट भी किया है। क्या हाईलाइट किया है? इधर लिखा है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, इधर लिखा है यूनिवर्सल क्वांटिफायर। मतलब देखो बच्चों, ये जो है ना हमारे पास उल्टा ही, हम इसको बोलते हैं एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। यस, इसको देयर एग्जिस्ट ऐसा बोलते हैं हम, लेकिन उसका यूनिवर्सल नेम क्या है? एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। ये कहाँ लगेगा आपको? ये सीईटी में लगेगा, ठीक है ना। सीईटी जब सॉल्व करेंगे, एमसीक्यू जब सॉल्व करेंगे, जेई जब सॉल्व करेंगे, हाँ उधर ऐसा ही नेम आते हैं, ठीक है ना। इसके लिए बुक रीड करना भी बहुत जरूरी होता है, ठीक है। पहले हम यूज करेंगे देयर एग्जिस्ट। देयर एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है वो जानेंगे। उसको और एक नाम है, यूनिवर्सली नाम है, क्या है? एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। उसको और एक क्या नाम है? एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। ये ध्यान रखिए। उसके बाद है फॉर ऑल। फॉर ऑल का सिंबल कैसा होता है? वी निकालते हो, वी में डैश निकालते, मतलब उल्टा ए बोलेंगे हम। क्या बोलेंगे? उल्टा ए। इधर उल्टा ई, इधर उल्टा ए। यस, फॉर ऑल का मीनिंग क्या है? फॉर ऑल का मीनिंग भी हम इधर जानेंगे, लेकिन उससे पहले फॉर ऑल को और एक नाम है। जैसे इंप्लीकेशन को और एक नाम था कंडीशनल, डबल इंप्लीकेशन को और एक नाम था बाय कंडीशनल, वैसे ही फॉर ऑल को भी और एक नाम है। क्या नाम है? उसको बोलते हैं हम यूनिवर्सल क्वांटिफायर। यस, इसका भी मीनिंग है, इसका भी मीनिंग है। क्या मीनिंग है हम जानते हैं। देखो चलो, एक एग्जांपल लिया हमने, a इज इक्वल टू सेट ऑफ। एक एग्जांपल लिया, ए एग्जांपल में हमने सेट में वैल्यू ऐड किए। कौन कौन से वैल्यू ऐड किए? 1 2 3 4 5 6। यस, वो वैल्यू लिया हमने, सेट फॉर्म पता है हमें, ठीक है ना। तो ए सेट में वैल्यू लिखने के बाद हम क्या करते हैं? देयर एग्जिस्ट और फॉर ऑल की वैल्यू निकालते हैं। यस, देयर एग्जिस्ट का मीनिंग क्या है, फॉर ऑल का मीनिंग क्या है, आपको समझ में आएगा। देखो मैं शॉर्टकट में एक बताता हूँ। देयर एग्जिस्ट का मीनिंग होता है कौन सी भी, ये सेट है ना, ये सेट के ऊपर हमें कंडीशन बेस्ड दी होगी। कौन सी भी एक कंडीशन, ये हमारी कौन सी भी ऊपर की एक वैल्यू में, मतलब सेट में मेरे पास टोटल 6 वैल्यू है। 6 वैल्यू में से कौन सी भी एक वैल्यू मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर लेना। क्या बोल रहा हूं मैं? सेट में से ये x बिलोंग्स टू ए लिखा है ना, मतलब x के वैल्यू टोटल इस पे डिपेंड है। जो हमें सेट दिया होगा गिवन में, वो गिवन सेट के लिए हमें नीचे कंडीशन दी होगी। वो कंडीशन में, मतलब वो स्टेटमेंट में हमें एक कंडीशन दी होगी। इधर x इज ग्रेटर देन 5, x प्लस 2 ग्रेटर देन 4, x इज इक्वल टू 5, ऐसे कोई भी कंडीशन होगा। लेकिन उसमें हमें क्या जानना है? एक देयर एग्जिस्ट का मीनिंग और फॉर ऑल का मीनिंग। यस, देयर एग्जिस्ट क्या बताता है? देयर एग्जिस्ट आपको बताता है ये जो आपको कंडीशन दी है ना, स्टेटमेंट दी है ना, ये स्टेटमेंट के लिए ऊपर से जो हमें वैल्यू है ना, 6 वैल्यू, वो 6 वैल्यू में से कौन सी भी एक वैल्यू भी अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करे ना, तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। क्या बोलता हूं मैं? इसका मीनिंग है ये देयर एग्जिस्ट बोलते हैं हम इसको। क्या बोलते हैं? देयर एग्जिस्ट। अभी देखते हैं एग्जांपल, आपको और क्लियर हो जाएगा। देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a सच दैट, क्या दिया है? सच दैट x इज ग्रेटर देन 5। x इज ग्रेटर देन 5 मतलब x की वैल्यू 5 से बड़ी है। यस, 5 से बड़ी मतलब कौन सी हो सकती है? इधर 5 से बड़ी कौन सी वैल्यू दिखते हैं? आप 6 दिखते हैं। कौन सी वैल्यू दिखती है? 6 दिखती है। मतलब हम इधर क्या लिखते हैं? x इज इक्वल टू 6 सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। मतलब x इज इक्वल टू जो 6 वैल्यू है वो हमारी ये कंडीशन क्या कर रहे हैं? सेटिस्फाई करते हैं।
यस अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही होगी, कितने स्टेटमेंट आए बच्चों, कितने वैल्यू आई, एक वैल्यू आई। यस देयर एग्जिस्ट वाला यही बताता है, अगर कौन सी भी एक वैल्यू ये कंडीशन सेटिस्फाई करे ना बस हो गया। लेकिन फॉर ऑल वाला बोलता है, फॉर ऑल वाला, फॉर ऑल का मीनिंग क्या होता है, फॉर ऑल वाला बोलता है ये ऊपर के सारे वैल्यू ये कंडीशन सेटिस्फाई करने चाहिए। मतलब इधर देखो मेरी ये स्टेटमेंट ट्रू आ गई, क्या बोलता हूं मैं, ये स्टेटमेंट ट्रू आ गई क्योंकि x इज इक्वल टू 6 ये सेटिस्फाई कर गया। मुझे डिटेल में लिखना है तो कैसे लिखूंगा मैं, देखो चलो पहले लिखते हैं बाद में देखते हैं। चलो क्या आएगा यस हम क्या देखेंगे इधर, x इज ग्रेटर देन 5 दिया है हमें, x सच दैट क्या दिया है इधर, सच दैट x बिलोंग्स टू ए, यस सच दैट एक कंडीशन है हमारी, मतलब ऊपर जो वैल्यू दिए उसमें एक कंडीशन सेटिस्फाई किया तो भी ठीक है। देखते हैं कैसे, सच दैट x बिलोंग्स टू ए, बराबर सॉरी देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू ए सच दैट x इज ग्रेटर देन 5 ऐसा दिया है हमें, तो ऊपर की एक वैल्यू सेटिस्फाई किए तो भी बहुत है। मतलब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 6 है ना हमारे, मतलब 6 5 से ग्रेटर होता है, बराबर ना, यस x इज इक्वल टू 6 सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशन। कैसे लिखेंगे हम, x इज इक्वल टू 6 है, ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, किसको सेटिस्फाई कर रहा है, गिवन जो कंडीशन दी है ना ऊपर उसको सेटिस्फाई कर रहा है, बराबर गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये सेटिस्फाई कर रहा होगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, therefore truth value of the given statement is true ऐसे लिखेंगे हम, बराबर। लेकिन उसकी जगह मेरे पास और एक एग्जांपल दिया देयर एग्जिस्ट का, क्या दिया, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू ए सच दैट, क्या लिखूंगा मैं, सच दैट x प्लस 1 इज इक्वल टू 8। क्या चाहिए मुझे, देयर एग्जिस्ट मतलब ऊपर में से एक वैल्यू तो कम से कम चाहिए, 2 आए 4 आए 6 आए चलेगा कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम एक चाहिए। अभी ऊपर दिए हुए सेट में कौन सी भी एक वैल्यू ये कंडीशन सेटिस्फाई किए ना, की ना, तो हम क्या बोलेंगे ये ट्रू है नहीं तो फॉल्स है। देखते चलो, x की वैल्यू मैंने 1 पुटअप की, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, x की वैल्यू मैंने 2 पुटअप किया, 2 प्लस 1 3, चलो हाईएस्ट वैल्यू पुटअप की, x की जगह मैंने 6 पुटअप किया, 6 प्लस 1 कितना आता बच्चों, 7 आता है, 8 आता है क्या, नहीं, मतलब ऊपर एक भी वैल्यू नहीं है जो कंडीशन सेटिस्फाई करे, तो हम क्या लिखेंगे, नो एनी वैल्यू, नो एनी वैल्यू satisfies the given condition, satisfies the given condition, कौन सी भी वैल्यू नहीं है जो गिवन कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर रही है। देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हम क्या लिखेंगे इधर, नो एनी वैल्यू हु सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशन। देयरफॉर हम क्या बोलेंगे बच्चों, ये कंडीशन क्या है, ये स्टेटमेंट क्या है हमारे फॉल्स, देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है ना, मतलब देयर एग्जिस्ट के हमने दो एग्जांपल देखे, क्या क्या देखे, एक देखा x बिलोंग्स टू ए सच दैट x इज ग्रेटर देन 5 दिया था, ठीक है ना, मतलब हमने देयर एग्जिस्ट में यही ध्यान रखना है आपको देयर एग्जिस्ट में यही याद रखना है, कौन सी भी एक कंडीशन आपके लिए, कौन सी भी एक वैल्यू कंडीशन के लिए सेटिस्फाई की बहुत है, एक से ऊपर किए तो भी अच्छे, लेकिन मिनिमम एक करनी चाहिए। लेकिन फॉर ऑल वाला वैसा नहीं बताता, फॉर ऑल वाला क्या बताता है आपको, फॉर ऑल बोलता है तुम्हें जितने वैल्यू दिए सारे वैल्यू वो कंडीशन को सेटिस्फाई करने चाहिए, अगर वो किए यस तो स्टेटमेंट ट्रू है नहीं तो फॉल्स है। चलो इसके भी एग्जांपल देखेंगे हम फॉर ऑल के, इधर देखते चलो फॉर ऑल के एग्जांपल, यस फॉर ऑल के लिए हम एग्जांपल देखेंगे। मैंने पहला स्टेटमेंट लिया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए, क्या करना चाहिए, देखो एक स्टेटमेंट लिया हमने, एक कंडीशन, x इज ग्रेटर देन 1, क्या चाहिए, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ऐसे लिखा, मतलब आपको ऐसे वैल्यू चाहिए ऊपर सेट में जिसकी वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होगी, ठीक है ना। चलो देखते हैं, एक भी चलेगा, यस इक्वल टू लिखा है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल एक भी चलेगा, 2 भी चलेगा, 2 1 से बड़ा है, 3 भी 1 से बड़ा है, 4 भी 1 से बड़ा है, 5 भी 1 से बड़ा है, 6 भी 1 से बड़ा है, सारे 1 से बड़े, देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर ऑल वैल्यूज सेटिस्फाइज, जितने वैल्यू दिए ना ऊपर वो क्या करेंगे, सेटिस्फाई करते हैं, ऑल वैल्यू satisfies the given condition। क्या लिखा हमने, ऑल वैल्यू जो है ना सब बड़े ना, एक भी चलेगा इक्वल टू लिखा था, और एक से सारे बड़े, ऑल वैल्यू सेटिस्फाई कर रहे हैं, देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, वो स्टेटमेंट में लिखेंगे, आ गया ट्रू। फॉर ऑल का और एक एग्जांपल देखते हैं हम, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए x प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ग्रेटर देन 4, x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 4, हमें क्या अभी क्या बोला है, अभी बोला है हमें x प्लस 2 उसकी वैल्यू लिखो तो 4 से ग्रेटर होना चाहिए, यस x कौन से लेना है, x मतलब ये एक ब्रैकेट में जो वैल्यू है ना वो वैल्यू लेना है। चलो 1 वैल्यू लिखा इधर, 1 प्लस 2 कितना होता है बच्चों 3, 1 प्लस 2 कितना होता है 3, 3 ग्रेटर रहेगा 4 से, नहीं है
फिर 3 रखा, 3 प्लस 2 कितना, सॉरी फिर 2 रखा, 2 प्लस 2 कितना हुआ 4, 4 इज ग्रेटर देन 4 आता है क्या, नहीं 4 इक्वल टू 4 आता है, ठीक है ना। मतलब इधर क्या हो रहा है, देखो देखो मैं अच्छे से लिखता हूँ, क्या दिया इधर, मैं x की वैल्यू कौन सी पुटअप करूंगा, x की वैल्यू मतलब ए सेट में से वैल्यू पुटअप करूंगा, 1 वैल्यू पुटअप किया, कितना हुआ इधर 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 मतलब 3 आया, 3 4 से ग्रेटर है क्या बच्चों, नहीं ये गलत है, फॉर ऑल वाला यही बताता है, फॉर ऑल वाला क्या बोलता है, चलो 1 तो नहीं आया, 2 भी नहीं आएगा, 2 इक्वल आएगा, 3 4 5 6 इधर वैल्यू रखा, 3 प्लस 2 5 आएगा, बराबर, इधर वैल्यू 3 रखा तो 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, 4 रखा तो 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, 3 रखा तो सॉरी 5 सॉरी 5 रखा तो 5 प्लस 2 7 हो जाएगा, और 6 रखा तो 6 प्लस 2 8 हो जाएगा। ये सारे 4 से बड़े, ये सारे 4 से बड़े, लेकिन दो वैल्यू हमारे सेटिस्फाई नहीं करते, कौन से, x इज इक्वल टू 1 पुटअप किया तो नहीं होगा, x इज इक्वल टू 2 पुटअप किया तो भी फॉर ऑल की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। यस बच्चों, फॉर ऑल वाला यही बताता है, फॉर ऑल वाला क्या बताता है कि आपके लिए ये जो सारे वैल्यू दिए ना सेट में, वो सारे वैल्यू ये कंडीशन सेटिस्फाई करने चाहिए, कर रहे क्या सारे, नहीं, दो वैल्यू नहीं कर रहे, कौन से 1 और 2 वाला नहीं कर रहे, तो इसके आंसर फॉल्स हो गए। यस यही डिफरेंस है, देयर एग्जिस्ट वाला क्या बोल रहा था, एक वैल्यू सेटिस्फाई की कंडीशन बस हुआ, एक से ज्यादा किया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फॉर ऑल वाला बोलता है सारे वैल्यू, जो सारे वैल्यू दिए ना वो सारे वैल्यू मेरी कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, कि ये तो ही वो ट्रू होगा, अदरवाइज वो फॉल्स होगा। तो इधर क्या आएगा बच्चों, हम इधर क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2 डज नॉट सेटिस्फाई, डज नॉट सेटिस्फाई, फॉर ऑल के लिए यही लिखना पड़ेगा, सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन, x इज इक्वल टू 1 और 2 दिया है ना, वो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, देयरफॉर क्या हो जाएगा बच्चों, देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, हमें जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। देखो हमने 4 एग्जांपल पढ़ लिए टोटल, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं, देयर एग्जिस्ट का मीनिंग क्या होता है, हमें जो वैल्यू दी है वो वैल्यू के ऊपर बेस्ड एक स्टेटमेंट, एक क्वेश्चन दिया होता है, वो क्वेश्चन अगर कौन सी भी एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई किया, देयर एग्जिस्ट दिया होगा, तो वो क्वेश्चन ऊपर की वैल्यू जो दी है ना, वो देयर एग्जिस्ट के लिए कौन सी भी 1 वैल्यू सेटिस्फाई की तो बहुत है, सेटिस्फाई हो गए हम, उसकी वैल्यू ट्रू आएगी, लेकिन एक भी नहीं किया तो उसकी वैल्यू फॉल्स हो जाएगी, ठीक है, ये देयर एग्जिस्ट वाली कंडीशन। दूसरी तरफ फॉर ऑल वाली कंडीशन, फॉर ऑल वाली कंडीशन क्या बताती है, ऊपर जो वैल्यू दी है वो वैल्यू के ऊपर एक बेस क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है, एक बेस क्वेश्चन दिया, वो क्वेश्चन के लिए आपके सारे वैल्यू कंडीशन सेटिस्फाई कर दिए तो ट्रू हो जाएगा, फॉर ऑल के लिए सारे वैल्यू चाहिए, और इधर फॉर ऑल के लिए कौन सा एक भी वैल्यू उसका कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, मेरे पास 10 वैल्यू है, 9 वैल्यू मेरी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे, उसका मतलब जो क्वेश्चन दिया उसमें पुटअप करेंगे, उसका आंसर जो आएगा वो देखेंगे, ठीक है ना। अगर एक भी वैल्यू उसकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की तो हम इसको क्या बोलेंगे, फॉल्स बोलेंगे। समझ में आया आपको डिफरेंस, देयर एग्जिस्ट कौन सी भी 1 वैल्यू, फॉर ऑल सबके सब वैल्यू, इधर कौन सी भी 1 वैल्यू सेटिस्फाई किए ट्रू, इधर सबके सब वैल्यू किए ट्रू, देयर एग्जिस्ट में एक भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं किया तो फॉल्स, फॉर ऑल में कौन सी भी एक वैल्यू छूट गई तो फॉल्स, ठीक है ना, समझ में आया, ठीक है, इतना हो गया ये देयर एग्जिस्ट वाला फॉर ऑल वाला, आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो भी 1.3 में हमें क्वेश्चन नंबर 1 वही करना है, एक बार 2-4 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए लगातार तो हमें हो जाएगा, आदत हो जाएगी और इजी भी लगेगा, उससे ज्यादा इजी है अगला वाला फॉर्म। यस, अगला वाला फॉर्म कौन सा है बच्चों, ड्यूअल फॉर्म सॉरी, यस ड्यूअल फॉर्म हमें क्या दिया है, ड्यूअल फॉर्म मतलब सबसे इजी। यस, ये किसके लिए यूज होता है, ड्यूअल फॉर्म यूज होता है ओनली फॉर एंड और, एंड और दोनों के लिए यूज होता है, इसमें इंप्लीकेशन के एग्जांपल नहीं आएंगे, डबल इंप्लीकेशन के एग्जांपल नहीं आएंगे, मतलब एंड और के लिए सिर्फ ड्यूअल फॉर्म यूज होता है, ठीक है ना। तो देखते हैं ड्यूअल फॉर्म में हमें सिर्फ यही करना है, और दिया होगा एंड लिखना है, एंड दिया होगा और लिखना है, बराबर, एंड को और करना है, और को एंड करना है, यही, और को एंड करो, एंड को और करो, यही करना है ड्यूअल फॉर्म में, बाकी कुछ नहीं चेंज करना है। निगेशन दिया होगा तो भी निगेशन वैसा ही रखो, निगेशन को भी चेंज मत करो, ठीक है ना, इतना याद रखो। और स्मॉल टी होगा, स्मॉल टी का मतलब होता है टोटोलॉजी, क्या होता है, टोटोलॉजी। यस, टोटोलॉजी को क्या लिखो, कॉन्ट्रडिक्शन लिखो, कॉन्ट्रडिक्शन को क्या लिखो, टोटोलॉजी लिखो, यही है, ठीक है ना। क्या बता रहे हैं आपको ड्यूअल फॉर्म, एंड को और करो, और को एंड करो, टी को सी करो, सी को टी करो, बस। स्मॉल टी होगा तो स्मॉल से, कैपिटल टी भी आएगा एक एग्जांपल में तो उसको चेंज नहीं करना है, कैपिटल टी कैपिटल एफ को हाथ भी नहीं लगाने का, आया तो भी नहीं लगाने का, नहीं आया तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलो उसके ऊपर 2 एग्जांपल देखते हैं, हम समझ में आ जाएगा। मुझे इसका ड्यूअल फॉर्म लिखना है, क्या लिखूंगा मैं, ड्यूअल फॉर्म इज पी को पी होगा, क्यू को क्यू होगा, ब्रैकेट को ब्रैकेट होगा, निगेशन को निगेशन होगा, आर को आर होगा, सिर्फ क्या चेंज करना है, और की जगह एंड लिखो, एंड की जगह और लिखो, हो गए।
इतना इजी है ड्यूअल फॉर्म। ठीक है, चलो आगे भी करते हैं। चलो पी को पी लिखो, फिर और को क्या करना है, एंड करना है। टी को क्या करना है बच्चों, सी करना है। एंड को क्या करना है, और करना है। ब्रैकेट को ब्रैकेट, निगेशन को निगेशन, क्यू को क्यू, और को क्या करना है, एंड करना है। सी को टी करो, टी को सी करो, बस हो जाएगा। क्या किया, एंड को और को एंड किया, ठीक है ना। टी को सी किया और सी को टी किया, बस समझ में। सी को टी को सी, एंड और एंड, बस इतना ही चेंज करना है। और ड्यू और फॉर इज ओनली एप्लीकेबल फॉर, लिखता हूं मैं इधर, इट इज, आप भी ये लिख लीजिए, ओनली एप्लीकेबल फॉर। ये किसके लिए एप्लीकेबल है बच्चों, एप्लीकेबल फॉर एंड और, बराबर, एंड और दोनों के लिए, मतलब कंजक्शन और डिसजंक्शन के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है ना। इतना समझ में आपको ड्यूअल फॉर्म तक। पहले हमने क्या पढ़ा बच्चों, क्वांटिफायर पढ़ा। क्वांटिफायर में दो क्वांटिफायर देखे हम, एक यूनिवर्सल क्वांटिफायर, एक एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। एग्जिस्टेंशियल मतलब देयर एग्जिस्ट वाला, और यूनिवर्सल मतलब फॉर ऑल वाला। यस, देयर एग्जिस्ट वाला क्या बता रहा था, देयर एग्जिस्ट वाला बोल रहा था हमें ऊपर दिए हुए क्वेश्चन में या सेट में कौन सी भी हमारे एक वैल्यू हमारी कंडीशन सेटिस्फाई करे तो हमारी देयर एग्जिस्ट ट्रू हो जाएगा। अगर एक भी वैल्यू सेटिस्फाइड नहीं करे तो हमारा देयर एग्जिस्ट वाला फॉल्स हो जाएगा। यस, इतना याद रखना है। और अगला वाला बोल रहा था फॉर ऑल वाला। इस फॉर ऑल वाला क्या बोल रहा था, यूनिवर्सल क्वांटिफायर मतलब फॉर ऑल वाला बोल रहा था हमें सेट में जितने भी वैल्यू दिए सारे वैल्यू हमारी कंडीशन सेटिस्फाई करे तो ये आंसर ट्रू लिखो, अदरवाइज आंसर फॉल्स लिखो। मतलब कौन सी भी एक वैल्यू भी मिस हो गई कंडीशन सेटिस्फाई करने को तो उसका आंसर फॉल्स हो जाएगा, ऐसा बोल रहा था फॉर ऑल वाला, ठीक है। उसके बाद देखा हमने ड्यूअल फॉर्म। यस, ड्यूअल फॉर्म वाला क्या बोल रहा है, एंड को और लिखो, और को एंड लिखो, बस। और टी को सी लिखो, सी को टी लिखो। निगेशन को निगेशन ही रखो, ब्रैकेट को ब्रैकेट ही रखो, कुछ भी चेंज मत करो, ठीक है। और इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर एंड और, मतलब कंजक्शन और डिसजंक्शन के लिए एप्लीकेबल है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। उसके आगे हमने क्या देखा बच्चों, उसके आगे हमें पढ़ना है अभी कॉन्वर्स, इनवर्स और द कॉन्ट्रापोजिटिव। यस, अभी नए कंसेप्ट आए, कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव। उसके नीचे मैंने क्या लिखा है, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द इम्प्लीकेशन एंड द कंडीशन, इम्प्लीकेशन और द कंडीशनल। ये किसके लिए एप्लीकेशन है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ इम्प्लीकेशन, दूसरा नाम है इसका कंडीशनल, सिर्फ और सिर्फ इम्प्लीकेशन के लिए एप्लीकेबल है। यस, एंड और वाले एग्जांपल इधर नहीं आएंगे, इम्प्लीकेशन डबल इम्प्लीकेशन वाले एग्जांपल इधर नहीं आएंगे, ठीक है ना। ये याद रखो, सेपरेट करो, मतलब आपको स्टडी करने में इजी जाएगा। यस, इम्प्लीकेशन वाला बच्चों क्या बोल रहा था हमारा, मतलब कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव हमें क्या बोलता है, ये सिर्फ एप्लीकेबल है इम्प्लीकेशन के लिए। इम्प्लीकेशन के लिए मतलब इम्प्लीकेशन वाले एग्जांपल पता है ना बच्चों आपको, इफ और देन वाले एग्जांपल। कौन से एग्जांपल, इफ और देन वाले एग्जांपल। यस, इफ आएगा, उसके बीच में स्टेटमेंट आएगी, बाद में देन आएगा, उसके आगे स्टेटमेंट आएगा। इफ और देन के लिए ओनली एप्लीकेबल है कॉन्वर्स, इनवर्स और द कॉन्ट्रापोजिटिव। तो क्या है, कैसे करते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं, समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहले के एग्जांपल देखते हैं। चलो, इफ x is greater than 2 then, if x is greater than 2 then x is not equal to 2, ऐसे हमें एग्जांपल दे, या क्या बोलेंगे हम, इफ एक अच्छा वाला एग्जांपल लेते हैं, रुको। इफ 2 + 3 is equal to 5 then 2 × 3 is equal to 6। एक अच्छा वाला एग्जांपल लिखा हमने, इफ 2 + 3 is equal to 5 then 2 × 3 is equal to 6, एग्जांपल दिया है, ठीक है ना। इफ और देन वाले एग्जांपल हो गए तो ही कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव निकालेंगे, नहीं तो नहीं निकालेंगे, ठीक है ना। चलो अभी क्या बोलते हैं, इसमें से हमें स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करने, पी वाला और क्यू वाला। आपको पता है ना, इसके बाद में जो आता है वो पी वाला होता है, मतलब 2 + 3 is equal to 5 है। देन के बाद में जो आता है वो क्यू होता है, क्यू इज इक्वल टू क्या है आपके पास, 2 × 3 is equal to 6 है। आपने दो स्टेटमेंट आइडेंटिफाई कर ले। इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, इफ और देन वाले मतलब बाण मारने वाले, बराबर ना, पी इम्प्लाइज क्यू। यस, ये फिक्स है। इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या है, पी इम्प्लाइज क्यू। अभी ये हुआ मेन क्वेश्चन। कॉन्वर्स वाला बोलता है मेन क्वेश्चन जो है उसको उल्टा करो, मतलब पी इम्प्लाइज क्यू को क्यू इम्प्लाइज पी करो, ये बोलता है कॉन्वर्स वाला। इनवर्स वाला बोलता है आपका जो क्वेश्चन था ना वो क्वेश्चन को निगेशन लगा। इनवर्स वाला क्या बोलता है, क्वेश्चन को निगेशन लगा। मतलब क्वेश्चन क्या था, पी इम्प्लाइज क्यू, सिर्फ उसको निगेशन लगा, मतलब निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू, ऐसा स्टेटमेंट लिखो, वो हो जाएगा इनवर्स। और कॉन्ट्रापोजिटिव वाला बोलता है जो कॉन्वर्स था ना वो कॉन्वर्स को निगेशन लगा, ये जो था ना इसको निगेशन लगा, मतलब निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी। बस ये तीन चीज याद रखिए, आपका आंसर हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 इधर सॉल्व हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 इधर सॉल्व हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 इधर सॉल्व हो जाएगा, खत्म। क्या बोला मैंने अभी, कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव। क्या बोलता है बच्चों, कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव बोलता है पी इम्प्लाइज क्यू में फॉर्म, पी इम्प्लाइज क्यू फॉर्म में इक्वेशन हमें दिया होगा तो कॉन्वर्स मतलब क्यू इम्प्लाइज पी लिखो, इनवर्स मतलब निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू लिखो, कॉन्ट्रापोजिटिव मतलब निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी लिखो। देखते फॉर एग्जांपल, हमने एग्जांपल लिया था पी किसको क्यू किसको बोला हमने,
इधर क्यू इम्प्लाइज पी लिखना है, मतलब इम्प्लाइज का मतलब इफ देन कांस्टेंट रहेंगे, सिर्फ बीच में के बदलेंगे, ठीक है ना। बीच में क्या आएगा, चलो क्यू पहला इधर लिखा है ना, क्यू पहले, क्यू क्या था बच्चों, क्यू था 2 into 3 is equal to 6, तो क्या आ जाएगा, इफ 2 into 3 is equal to 6 देन p क्या है बच्चों, 2 plus 3 is equal to 5, 2 plus 3 is equal to 5। देखो इसकी पोजीशन इंटरचेंज हो गई ना, यस यही बोलता है कॉन्वर्स वाला। इनवर्स क्या बोलता है, जो क्वेश्चन था ना उसमें निगेशन लगा, इसमें निगेशन कैसे लगा था देखते हो वो भी, चलो निगेशन p इंप्लाइज निगेशन q, मतलब इफ फिक्स आएगा देन भी फिक्स आएगा, इफ और देन की पोजीशन चेंज नहीं होगी। निगेशन p मतलब जो स्टेटमेंट है उसको निगेशन निकालना है, निगेशन लगाना है। 2 plus 3 is equal to 5, इसका निगेशन क्या आएगा बच्चों, इज इक्वल टू का, नॉट इज इक्वल टू आता। निगेशन का मतलब क्या होता है, हम नॉट ऐड करते हैं नेवर ऐड करते हैं, वही करना है। इधर नॉट नेवर ऐड नहीं कर सकते नंबर है, तो इक्वल टू को नॉट इक्वल टू लिखेंगे, और देन के बाद क्यू ही आएगा। क्यू का स्टेटमेंट क्या था, 2 into 3 is equal to 6, 2 into 3 is equal to 6, लेकिन हमें उसका इधर क्या है, निगेशन, मतलब इज नॉट इक्वल टू 6 हो जाएगा, खत्म, बराबर। अभी कॉन्ट्रापोजिटिव, कॉन्ट्रापोजिटिव क्या बोलता है, जो क्यू इंप्लाइज पी था ना उसको निगेशन लगा, चलो लगाते हैं, इफ हो जाएगा देन हो जाएगा वैसे। चलो क्यू को निगेशन लगाना है, क्यू वाला क्या बोलता था, क्यू वाला बोलता था 2 into 3 is equal to 6, 2 into 3 is equal to 6, उसका निगेशन क्या हो जाएगा बच्चों, उसका निगेशन हो जाएगा नॉट इक्वल टू, बराबर। और देन निगेशन पी क्या हो जाएगा, चलो पी वाला क्या था, 2 plus 3 is equal to 5, मतलब इधर क्या हो जाएगा, 2 plus 3 is equal to 5, और उसका निगेशन मतलब नॉट इक्वल टू, मतलब इसके जैसे लिख दिया हमने, सिर्फ इधर निगेशन लगाया मतलब नॉट ऐड किया, नंबर में नॉट नहीं होता है इसलिए हमने इक्वल टू की जगह नॉट इक्वल टू किया, बस। देखो अभी मैं और एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव क्या बोलता था, कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव, पी इंप्लाइज क्यू होगा तो ही एप्लीकेबल है, मतलब इंप्लीकेशन के लिए एप्लीकेबल है, हमें पी इंप्लाइज क्यू भी लिखना है। कॉन्वर्स वाला बोलता है पी इंप्लाइज क्यू को क्यू इंप्लाइज पी लिखो, इफ देन वैसे ही रहेगा, पोजीशन इंटरचेंज होगी स्टेटमेंट की। इनवर्स वाला बोलता है पी इंप्लाइज क्यू था क्वेश्चन में, उसको निगेशन लगाओ, मतलब निगेशन पी इंप्लाइज निगेशन क्यू, और कॉन्ट्रापोजिटिव बोलता है हमें कॉन्वर्स को निगेशन लगाओ, मतलब निगेशन क्यू इंप्लाइज निगेशन पी, ठीक है। देखो अभी ये तीनों टॉपिक आपको समझते हैं क्या, अच्छा। तो इंट्रोडक्शन का लास्ट टॉपिक था हमारा निगेशन ऑफ द कंपाउंड स्टेटमेंट। यस, कंपाउंड स्टेटमेंट मतलब पता है बच्चों आपको, एक से ज्यादा स्टेटमेंट आए तो हम उसको कंपाउंड स्टेटमेंट बोलते हैं। कंपाउंड स्टेटमेंट बनने के लिए उसको बीच में एक कनेक्टिव आता है, लॉजिकल कनेक्टिव। हमने 4 लॉजिकल कनेक्टिव देखे थे, कौन कौन से थे, एंड वाला, और इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन। एंड को हम कंजक्शन बोलते थे, और को हम डिसजंक्शन बोलते थे, इम्प्लीकेशन को हम मतलब इफ एंड देन को इम्प्लीकेशन बोलते थे, इफ एंड ओनली इफ को हम डबल इम्प्लीकेशन बोलते थे, ठीक है ना। उसके निगेशन कैसे निकालते हैं हम देखते हैं। एक स्टेटमेंट होगा तो हम निगेशन कैसे निकालते थे बच्चों, नॉट ऐड किए तो हो जाता, नहीं तो हम इक्वल टू होता तो नॉट इक्वल टू कर देते, उतना ही हो जाता। अभी कंजक्शन और डिसजंक्शन आए, मतलब एक से ज्यादा कंपाउंड स्टेटमेंट आए, कंपाउंड स्टेटमेंट का निगेशन कैसे निकालते हैं ये जानते हैं, और इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन 1 2 3 4 सब देखेंगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन 3 के लिए हमें लगेगा, चलो देखते हैं। कंजक्शन में हमें पी एंड क्यू का निगेशन निकालना। सपोज मेरे पास 2 स्टेटमेंट है, एक पी है क्यू है, कंपाउंड स्टेटमेंट मतलब एक से ज्यादा हो गए ना, अभी 2 स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट को हमें निगेशन लगाना है। निगेशन हम डायरेक्ट नहीं लगाते, निगेशन लगाने के लिए हम उसको ब्रैकेट लगाते, पहले ब्रैकेट लगाते और ब्रैकेट के बाद उसका हम निगेशन लगाते, ठीक है ना। तो ये निगेशन अंदर अप्लाई होता है। निगेशन मतलब बच्चों याद रखने का माइनस साइन जैसा, माइनस जैसा होता है ना, माइनस और प्लस मिलके माइनस हो जाता है, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाता है, वैसे निगेशन अप्लाई होता है। देखो कैसे अप्लाई होता है, निगेशन क्या करता है बच्चों, निगेशन अंदर ट्रांसफर हो जाएगा अंदर, ये निगेशन अंदर गया, निगेशन एक बार पी के पास गया, निगेशन एक बार क्यू के पास गया, और जो एंड है ना, एंड को और करेगा, मतलब निगेशन अप्लाई हो जाएगा और एंड को और करेगा, मतलब ये माइनस जैसा, माइनस वाला अप्लाई हुआ, माइनस वाला अप्लाई हुआ और प्लस को माइनस कर दिया, ऐसे, ठीक है। मतलब कंजक्शन निगेशन कैसे लगाते हैं हम, निगेशन पी निगेशन क्यू और एंड होगा तो और लिखेंगे। ये स्टेटमेंट में कैसे लिखते हैं वो भी देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 में एक्सरसाइज में, ठीक है ना। दूसरा है, ये हुआ निगेशन ऑफ कंजक्शन, ये पहला टॉपिक हुआ निगेशन ऑफ कंजक्शन, कंजक्शन जो होता है उसको हमने निगेशन लगाया। दूसरा टॉपिक है निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन। यस बच्चों, डिसजंक्शन का निगेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, डिसजंक्शन, डिसजंक्शन बोलो, डिसजंक्शन बोलो। यस, डिसजंक्शन का सिंबल हमारे पास होता है और के जैसे, मतलब मेरे पास 2 स्टेटमेंट है, कंपाउंड स्टेटमेंट है, पी है और क्यू है, दोनों के बीच में मेरे पास और स्टेटमेंट आया, और मतलब सिंबॉलिक फॉर्म आया, और उसको मुझे निगेशन लगाना है, उसको मैंने निगेशन लगाया ब्रैकेट को, क्या हो जाएगा, इसके जैसे ही सेम, निगेशन पी के पास ट्रांसफर हो जाएगा, निगेशन क्यू के पास ट्रांसफर हो जाएगा, और ये जो और है ना, और को क्या करेगा, एंड करेगा, बस। निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट यही बोलता है, एक से ज्यादा स्टेटमेंट हो गए तो निगेशन कैसे अप्लाई होता है। लेकिन ये एंड और के लिए इजी है, इंप्लीकेशन और डबल इंप्लीकेशन के लिए आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा।
और एक बात बच्चों, मैं इधर आपको बताता हूँ, इधर नोट लिखो या हाईलाइट करके मैं लिखता हूँ, नोट बोल के लिखता हूँ। ये जो निगेशन ऑफ कंजंक्शन, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन है ना, इसको हम डी मॉयस थ्योरम भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डी मॉयस थ्योरम। देखो ये जो दोनों है ना, इसको डी मॉयस थ्योरम भी बोलते हैं। हम आगे 1.4 के इंट्रोडक्शन में वो डिटेल में देखेंगे। क्या बोलता हूँ मैं? निगेशन ऑफ कंजंक्शन मतलब ये जो दोनों थे ना हमारे पास, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, क्या सॉल्व किया हमने? निगेशन पी एंड को और किया निगेशन क्यू के पास गया। दूसरा सॉल्व किया हमने निगेशन ऑफ पी और क्यू, ये निगेशन पी के पास गया, निगेशन क्यू के पास गया और को एंड हुआ। ठीक है ना? इन दोनों को मिला के एक थ्योरम, इसको बोलते हैं हम डी मॉयस थ्योरम। डी मॉयस थ्योरम, ये याद रखो। सॉरी, डी मॉर्गन्स थ्योरम, ऐसे कुछ होता, डी मॉर्गन्स थ्योरम। ठीक है, ऐसे इसका नाम है। 1.4 के इंट्रोडक्शन के पार्ट में हम डिटेल में देखेंगे। अगर ये नाम सही है या गलत, ये भी मैं क्रॉस चेक करता हूँ, यही होगा। ठीक है, डी मॉर्गन्स थ्योरम याद रखो। निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, निगेशन ऑफ कंजंक्शन, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन को मिला के हम डी मॉयस थ्योरम बोलते हैं। ये हुआ कंपाउंड स्टेटमेंट निगेशन, पहले दो का। अगले दो है थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा। क्या था? तीसरा था निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। यस, थर्ड वन था निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। हमें पता है इम्प्लीकेशन और डबल इम्प्लीकेशन के लिए भी निगेशन कैसे निकालते हैं। निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, यस। इम्प्लीकेशन के लिए निगेशन कैसे निकालेंगे बच्चों? चलो इम्प्लीकेशन का पहले फॉर्म हम सिंप्लीफाई करके लेते हैं। इम्प्लीकेशन मतलब P इंप्लाइज क्यू था, इम्प्लीकेशन मतलब इंप्लाइज वाले, बराबर ना? अगर P इंप्लाइज क्यू, उसको हम पहले सिंप्लीफाई करते हैं, बाद में उसका निगेशन निकालेंगे। निगेशन P इंप्लाइज क्यू का मतलब हमने लॉजिकल टेबल, ट्रूथ टेबल सीखा था बच्चों। ट्रूथ टेबल में क्या था बच्चों हमारे पास? इंप्लाइज के लिए हम कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब ट्रूथ टेबल में हमने क्या देखा था? वो क्वेश्चन नंबर 2 था 1.2 में, लॉजिकल इक्विवेलेंस हमें पता करना। लॉजिकल इक्विवेलेंस मतलब LHS RHS पर सेम आएगा, इसको हम रिड्यूस करके ऐसे लिख सकते हैं। इसके लिए एक एग्जांपल है, मतलब मैं क्या बोलता हूं, P इंप्लाइज Q को हम और कौन से फॉर्म में लिख सकते हैं? मैं बोलता हूं P इंप्लाइज Q को हम निगेशन P और Q ऐसे सिंपलीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब मेरे इंप्लीकेशन और डबल इंप्लीकेशन के लिए निगेशन डायरेक्ट नहीं यूज होता, डायरेक्ट निगेशन नहीं लगता है। मैं क्या बोलता हूं, P इंप्लाइज Q के लिए डायरेक्ट निगेशन नहीं लगता, इंप्लीकेशन और डबल इंप्लीकेशन के लिए नहीं लगता। मेरा सिर्फ एंड और को निगेशन अप्लाई होता है बहुत इजी तरीके से और फास्ट में। उसके लिए मैंने P इंप्लाइज Q को सिंप्लीफाई किया और एक फॉर्म में, उसको क्या बोलता है मैं? P इंप्लाइज Q को और एक फॉर्म में बोलता हूं मैं निगेशन P और Q। ये और ये सेम है। आप कैसे चेक कर सकते हैं? इसका ट्रूथ टेबल निकालो P Q का और इसका भी निकालो, ये दोनों वैल्यू सेम आए तो क्या बोल सकते हैं आप? यस। इसके एंट्री सेम आए तो क्या बोल सकते हैं आप? यस, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम होगा तो इसका निगेशन हो सकता है। ठीक है ना? अभी मैंने क्या किया, इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखा, मैंने निगेशन निकाला क्या बच्चों? नहीं निकाला। मतलब मुझे इसका निगेशन निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, इसका निगेशन निकालूंगा, मेरा निगेशन हो जाएगा, मेरा निगेशन हो जाएगा। ठीक है ना? चलो निगेशन अप्लाई करो। निगेशन निगेशन कैंसिल होता है, माइनस माइनस प्लस होता है ना, वैसे P हो जाएगा और का एंड हो जाएगा और निगेशन इसकी तरफ गया, निगेशन क्यू। मतलब आप इतना ही याद रखो, ऊपर की प्रोसीजर नहीं याद रखा तो भी चलेगा। P इंप्लाइज Q का निगेशन क्या होता है? P एंड निगेशन Q, बस। P इंप्लाइज Q का निगेशन क्या होता है? P एंड निगेशन Q। ठीक है, ये कैसा है ये बताने के लिए मैंने ऊपर की स्टेप लिखी, इसका ये सिंप्लीफाइड फॉर्म और उसका निगेशन। आपको याद यही रखना है, मतलब इम्प्लीकेशन का आपको निगेशन आए तो ये लिखो। ठीक है ना? उसके बाद बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 4 के, मतलब कंडीशन नंबर 4 हमारी निगेशन ऑफ डबल इम्प्लीकेशन। उसको हम कंडीशनल भी बोलते हैं, निगेशन ऑफ डबल इम्प्लीकेशन या बाय कंडीशनल बोलते हैं। यस, डबल इम्प्लीकेशन का निगेशन क्या होता है बच्चों? चलो देखते हैं। डबल इम्प्लीकेशन वाला, उसका भी सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखना पड़ेगा, बहुत इजी जाएगा। ठीक है ना? इसके ऊपर से बेस से हम लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या बोलते हैं, जानबूझ के लिखेंगे। हमें क्या पता होगा, हमें उसका सिंप्लीफाइड फॉर्म पता चला तो एग्जाम में याद भी नहीं आया इसका निगेशन, तो हम खुद ढूंढ सकते हैं या खुद निकाल सकते हैं। इसलिए P डबल इम्प्लाइज Q का मीनिंग क्या होता है बच्चों? एक बार P से Q जा रहा है एंड Q से P आ रहा है, P से Q जाएगा और फिर Q से P आएगा। ठीक है ना? उसका सिंप्लीफाइड फॉर्म ये हुआ और उसका सिंप्लीफाइड फॉर्म करते हैं। P इंप्लाइज Q का सिंप्लीफाइड फॉर्म किया था मैंने, क्या था? वैसे भी कर सकते हैं, नहीं तो इसका निगेशन निकाले तो भी चलेगा। ठीक है, मैंने क्या किया, P डबल इंप्लाइज Q का मतलब क्या? P से Q जाओ एंड Q से P जाओ, एक बार P से Q जाओ फिर Q से P जाओ, वैसे किया। ठीक है ना? इसका हमें निगेशन निकालना है, इसका निगेशन होगा तो उधर का भी निगेशन हो जाएगा ना, इसका निगेशन बोले तो इधर का भी निगेशन हो जाएगा। मैं इधर बड़ा ब्रैकेट डालता हूं क्योंकि अंदर बीच में एंड है। ठीक है ना बच्चों? चलो तो क्या हो जाएगा, मैंने इधर भी निगेशन लगा दिया। इसका निगेशन मतलब इसका निगेशन, इसका निगेशन ऑलरेडी निकाला है ना बच्चों हमने। P इंप्लाइज Q का निगेशन क्या था? क्या था P इंप्लाइज Q का निगेशन? पहली स्टेटमेंट वैसे रखो, बीच में एंड रखो और निगेशन दूसरे को लगाओ, होगा इसको निगेशन अप्लाई होगा।
ठीक है ना, ये ब्रैकेट कंप्लीट करेंगे, बीच में एंड है, एंड का क्या हो जाएगा बच्चों, और हो जाएगा। चलो ये इधर भी अप्लाई करते हैं इसके जैसा, क्या करना है, पहला स्टेटमेंट वैसे इधर भी रखो, पहला स्टेटमेंट वैसे ही रखो, बीच में एंड लगाओ, बीच में एंड लगा ना, एंड लगाओ, और दूसरा जो स्टेटमेंट है उसको निगेशन रखो, खत्म। मतलब पी डबल इम्प्लेस क्यू का भी निगेशन हो गया। आप ध्यान लगा के पढ़ो, आपको ये इजी लगेगा। चलो नहीं समझ में आया तो और एक बार रिवाइंड करके देखो वीडियो, मैंने क्या बोला, पी डबल इम्प्लेस क्यू का निगेशन कैसे निकालते, इधर पता चला तो ये हो जाएगा। पी इम्प्लेस क्यू का निगेशन क्या था, पहले स्टेटमेंट वैसा ही, बीच में एंड, दूसरा का निगेशन पी एन निगेशन क्यू, ये भी वैसे हुआ। पी डबल इम्प्लेस क्यू का निगेशन क्या हुआ, पी एन निगेशन क्यू और क्यू एन निगेशन पी, खत्म। एग्जाम्पल इस पे सॉल्व किया ना, ये भी याद हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखो समझ में आएगा, ये हुआ इंट्रोडक्शन 4 टॉपिक, मतलब हमने इंट्रोडक्शन में टोटल 4 टॉपिक देखे। पहला क्या था, पहला क्वांटिफायर्स एंड द क्वांटिफाइड स्टेटमेंट, यस। दूसरा क्या था बच्चों, ड्यूअल फॉर्म। तीसरा था कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रोपोजिटिव, जो इम्प्लाइज के लिए अप्लाई होता था, इम्प्लीकेशन के लिए। और ये है निगेशन ऑफ द कंपाउंड स्टेटमेंट, मतलब इस पे हमें क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है, ठीक है ना। ये देखो हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.3। तो इंट्रोडक्शन खत्म हुआ, बढ़ते एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। यस, हमने रेयर एक्सिस्ट और फॉर ऑल की कंडीशन देखी थी, वही हमें सॉल्व करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है हमें, a इज इक्वल टू सेट दिया है 3, 5, 7, 9, 11, 12, 6 वैल्यू हमें दिए। क्वेश्चन क्या दिया है, डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग, हमें ट्रूथ वैल्यू निकालनी है। कंडीशन याद रखो, बस हो जाएगा। देयर एग्जिस्ट मतलब एक क्वेश्चन, एक कंडीशन, एक वैल्यू, और फॉर ऑल मतलब सब वैल्यू, ठीक है। पहली कंडीशन देखते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हमें ये याद भी हो जाएगा कंडीशन। चलो, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a सच दैट x माइनस 8 इज इक्वल टू 1, ऐसे एग्जांपल दिया हमें। देयर एग्जिस्ट का मतलब इसमें से कोई एक वैल्यू सेटिस्फाई की नेक कंडीशन, बस हो जाएगा, इसका आंसर ट्रू लिखेंगे हम। चलो कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करते हैं, x माइनस 8 इज इक्वल टू 1 आने के लिए x की वैल्यू हम इधर से क्या पुटअप कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। 3 रखा, 3 माइनस 8 माइनस 5 हो जाएगा। 5 रखा, 5 माइनस 8 माइनस 3 हो जाएगा। 7 रखा, 7 माइनस 8 माइनस 1 हो जाएगा। चलेगा क्या, नहीं। चलो 9 पुटअप किया, x इज इक्वल टू क्या पुटअप किया, 9 पुटअप किया। 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1, यस बराबर है। मतलब एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, एक वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। कौन सी वैल्यू, x इज इक्वल टू 9 सेटिस्फाई कर रहे हैं ना। देयर एग्जिस्ट वाला वही बोलता है, एक सेटिस्फाई किए तो बस है, तो वही लिखेंगे। तो देखो देयरफॉर x इज इक्वल टू 9 satisfies गिवन कंडीशन। x इज इक्वल टू 9 क्या कर रहे हैं, हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही होगी, तो हमें ट्रूथ वैल्यू लिखना है। देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू, बस इतना ही है, ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट इज, ट्रूथ वैल्यू क्या है बच्चों, इसकी कंडीशन सेटिस्फाई की ना, आ गई तो उसकी वैल्यू लिखेंगे हम कैपिटल टी। कैपिटल टी का मतलब क्या होता है, ट्रू। खत्म, इतना ही करना है। चलो देखते हैं एग्जांपल नंबर सेकंड वाला बोलता है फॉर ऑल। यस, फॉर ऑल की कंडीशन क्या थी, सब कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। देखो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स किया तो उसका क्या आना चाहिए, ये इवन नंबर आना चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स करना है, वो क्या आना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए। एक्स की वैल्यू सब, हमें ये सब ऊपर के वैल्यू सब सेटिस्फाई करने चाहिए। देखते हैं वन बाय वन। एक्स की वैल्यू 3 पुटअप किया, चलो इधर 3 पुटअप किया, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस एक्स की वैल्यू 3 पुटअप की थी हमने, 9 प्लस 3 कितना हुआ बच्चों, 12। यस 12 इवन है क्या, इवन है। उसके बाद 5 पुटअप किया, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, प्लस आगे क्या है 5, 25 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 30 इवन है क्या, यस इवन है। उसके बाद पुटअप किया 7, यस एक्स का स्क्वायर है मतलब 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, प्लस एक्स की वैल्यू 7, 49 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पुटअप करेंगे 9, यस एक्स की वैल्यू 9 पुटअप की, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 9 कितना आ जाएगा बच्चों, 90, ये भी इवन है। उसके बाद पुटअप करेंगे 11 का स्क्वायर कितना हुआ बच्चों, 121 प्लस 11 लिखा 132, ये भी इवन है। और उसके बाद 12 का स्क्वायर भी, वो भी इवन हो जाएगा। मतलब x के लिए, ये कंडीशन के लिए कि वो ये स्टेटमेंट के लिए ये सारे वैल्यू हमें सेटिस्फाई है मतलब सबका आंसर इवन आना चाहिए ना, सबका आंसर इवन ही आ रहा है। सबका कैसे हमने तैयार किया, इवन इधर फॉर ऑल है ना, फॉर ऑल बोलता है सबके लिए आना चाहिए। देयर एग्जिस्ट बोल रहा था एक के लिए आया तो बस हो जाएगा, फॉर ऑल वाला बोल रहा था सबके लिए आना चाहिए, तो सबके लिए आ गए ना, सबके लिए आ गए तो हम उसकी वैल्यू क्या रखेंगे बच्चों, अभी सबके लिए वैल्यू आ गई तो हम उसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ट्रू लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलो हमें क्या वैल्यू मिलेगी फिर, देयरफॉर हम क्या लिखेंगे इधर, देयरफॉर ऑल वैल्यूज, फॉर ऑल मतलब ऑल वैल्यू सेटिस्फाई करनी ही चाहिए, ऑल वैल्यूज सेटिस्फाइड और सेटिस्फाइड गिवन कंडीशन, सारे वैल्यू सेटिस्फाई कर रहे हैं, देयरफॉर इसकी भी ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू, ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट इज ट्रू।
इसकी ट्रूथ वैल्यू हो जाएगी ट्रू। ठीक है, बढ़ते हैं अगले एग्जांपल की तरफ। यस, इधर फिर से देयर एग्जिस्ट है। देयर एग्जिस्ट मतलब ओनली वन। यस, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू ए सच दैट x का स्क्वायर है 0 से लेस होना चाहिए। x का स्क्वायर लेस आ सकता है क्या बच्चों? इधर हमें नेगेटिव वैल्यू तो नहीं है, लेकिन नेगेटिव वैल्यू भी होंगे तो किसी का स्क्वायर माइनस नहीं, किसी का स्क्वायर 0 के नीचे नहीं आता, माइनस नहीं आता, बराबर ना। तो ये कंडीशन कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर सकता, क्योंकि कौन सी भी वैल्यू रखो, चलो 3 पुट अप किया, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 9 0 से छोटा है क्या? नहीं है। 0 से छोटा मतलब माइनस वाली वैल्यू, और माइनस स्क्वायर में नहीं आता है। स्क्वायर कौन सी भी वैल्यू का स्क्वायर करो वो प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे? नो एनी वैल्यू, नो एनी वैल्यू satisfies the given condition। कौन सी भी वैल्यू ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, देयरफॉर हम इसकी ट्रूथ वैल्यू लिखेंगे। क्या आ जाएगी बच्चों? ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि एक भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रहे। एक कर रहे होते तो भी हम ट्रू लिख सकते हैं। ठीक है ना, चलो बढ़ते हैं अगले एग्जांपल। फॉर ऑल वाला है। चलो फॉर ऑल वाला मतलब सब वैल्यू, x इज एन इवन नंबर। फॉर ऑल वाला क्या बोलता है? x मतलब इधर के वैल्यू लो, वो इवन नंबर होना चाहिए। 3 1 है क्या? नहीं है। 5 1 है क्या? नहीं है। 7 है क्या? नहीं है। 9 नहीं। 11 नहीं, सिर्फ 12 एक ही 1 है। फॉर ऑल वाला क्या बोल रहा था? सारे आने चाहिए, सिर्फ एक नहीं। क्या बोल रहा था? सारे आने चाहिए। तो हम इधर क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? एक्सेप्ट x is equal to 2 other values, x equal to 2 को छोड़ के other values does not satisfy the given condition। x is equal to 12 को छोड़ा, एक ही इवन नंबर है, बाकी सब ऑड है ना, तो क्या बोलेंगे? एक्सेप्ट x is equal to 12 other value does not satisfy the given condition। वो सेटिस्फाई नहीं कर रहे। अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर रहे तो हम उसके ट्रूथ वैल्यू लिखेंगे। देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू इज, इतना लिखना पड़ेगा इसमें, ट्रूथ वैल्यू इज, इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है बच्चों? फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि हमें सारे वैल्यू चाहिए फॉर ऑल के लिए, देयर एग्जिस्ट के लिए एक वैल्यू चाहिए। ठीक है, आगे। देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a सच दैट 3x + 8 इज ग्रेटर देन 40। x की वैल्यू एक कौन सी तो पुट अप करो जिसकी सम की 8 के साथ, तो उसकी वैल्यू 40 से ज्यादा चाहिए। देखते चलो, x की वैल्यू हमने 3 पुट अप किया, 3 3 कितना हो जाएगा बच्चों? 9। 9 + 8 कितना हो जाएगा? 17। 17 40 से ग्रेटर है क्या? नहीं है। चलो बड़ी वाली वैल्यू पुट अप करते हैं। उसमें कौन सी बड़ी है? 3 के लिए नहीं आएगा, 5 के लिए नहीं, 7 नहीं, 9 नहीं, 11 पुट अप करते हैं। अभी चलो 11 पुट अप किया, x की वैल्यू 11। 11 3 जा 33 + 8, 33 + 8 41 हो जाएगा बच्चों। 41 40 से ग्रेटर है क्या? यस, बराबर है। 11 के लिए सेटिस्फाई किया। हमें क्या देखना है बच्चों? देयर एग्जिस्ट है। फॉर ऑल है क्या? नहीं है। देयर एग्जिस्ट वाला क्या बोलता है? एक वैल्यू आई तो भी बस है, एक वैल्यू मिल गई ना 11 वाले। 11 वाला जो अगर सेटिस्फाई कर रहा होगा तो 12 वाला भी करेगा। मतलब x की जगह हमने 12 पुट अप किया। देखो 12 पुट अप करने के बाद क्या आएगा इधर? 12 3 जा 36, 36 + 8 कितना हो जाएगा? 44। 44 भी 40 से ग्रेटर ही आएगा। ठीक है ना, मतलब एक कंडीशन सेटिस्फाई किया तो भी अच्छी बात है, एक से ज्यादा किया, सारे करे तो भी चलेगा। देयर एग्जिस्ट वाला बोलता है कम से कम एक चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितने भी चलेंगे। तो हमारे दो वैल्यू सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, उधर लिखेंगे x is equal to 11 and x is equal to 12 satisfies the given condition। हमें एक मिला तो भी बहुत है, satisfy the given condition। किसके लिए? देयर एग्जिस्ट के लिए, satisfy the given condition। चलो देयर एग्जिस्ट के लिए एक भी सेटिस्फाई कर रहा होगा तो भी बहुत है। देयरफॉर इसकी वैल्यू क्या आएगी? ट्रूथ वैल्यू। ट्रूथ वैल्यू इज, इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है बच्चों? ट्रू आ गई। क्या आ गई? ट्रू आ गई। ठीक है, ऐसा ही लास्ट एग्जांपल। अभी आपको याद आ गया होगा देयर एग्जिस्ट वाला क्या है, फॉर ऑल वाला क्या है। चलो ये बताओ मुझे, फॉर ऑल वाला क्या करेगा? चाहे तो वीडियो पॉज करो, आप सॉल्व करो, बाद में क्रॉस चेक करो। ठीक है ना, चलो फॉर ऑल वाला क्या बोलता है? x बिलोंग्स टू a। फॉर ऑल मतलब सब कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। 2x + 9 की वैल्यू 14 से ग्रेटर चाहिए। मतलब कम से कम वाली वैल्यू एक बार पुट अप करेंगे, ज्यादा से ज्यादा वाले करेंगे, मतलब बीच के भी हो जाएंगे ना। चलो x की वैल्यू कम से कम कितनी है? 3 है। इधर x की जगह 3 पुट अप किया, कितना आ जाएगा? 2 3 जा 6, 6 + 9 कितना हो जाएगा बच्चों? 15। 15 14 से ग्रेटर है क्या बच्चों? यस, ग्रेटर है। अगर 3 ग्रेटर होगा, 3 पुट अप करने के बाद ग्रेटर आएगी, तो उससे ज्यादा पुट अप करने के बाद ज्यादा ही आने वाले, मतलब सारे वैल्यू क्या करेंगे? सेटिस्फाई। आपको तभी भी डाउट लगेगा तो x की वैल्यू आप सब पुट अप करके देखो, एक बार 3, एक बार 5, एक बार 7, एक बार 9, 11 12 जो है पुट अप करके देखो। ठीक है ना, तो हम क्या बोल सकते हैं इधर? ऑल वैल्यूज, यस ऑल वैल्यू सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, ऑल वैल्यूज सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन है ना, ऑल वैल्यूज सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है ना,
देयरफॉर इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी बच्चों? ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू। इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आ गई? ट्रू आ गई। समझ में आया? देखो एक बार क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 1 का हमने 1 to 6 सॉल्व किया। देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल की कंडीशन अभी आपको याद भी आ गई होगी, ठीक है ना? देयर एग्जिस्ट मतलब एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए तो ट्रू, फॉर ऑल मतलब सब करनी चाहिए, ठीक है ना? देखो एक बार समझते हैं क्या, स्क्रीनशॉट लो, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एग्जांपल नंबर 1 खत्म हुआ, बढ़ते एग्जांपल नंबर 2 की तरफ। जैसे इसका भी इंट्रोडक्शन देखा था हमने, ड्यूअल फॉर्म। ड्यूअल फॉर्म किसके लिए एप्लीकेबल है बच्चों? बहुत ही इजी एग्जांपल है ये, कितना है 2 मिनट में भी खत्म हो जाएगा। ड्यूअल फॉर्म क्या था बच्चों? ड्यूअल फॉर्म वाला बोल रहा था एप्लीकेबल फॉर एंड एंड और। एंड और मतलब कंजंक्शन डिसजंक्शन के लिए एप्लीकेबल है। एंड को और करना है, और को एंड करना है, बस। और जहां स्मॉल टी होगा स्मॉल सी करो, स्मॉल सी को स्मॉल टी करो, बस इतना ही। देखो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। ड्यूअल फॉर्म क्या लिखना है? हम इधर सिर्फ लिखेंगे ड्यूअल फॉर्म इज। अच्छे मार्क्स चाहिए ना हमें, तो प्रेजेंटेशन के लिए इधर लिखेंगे ड्यूअल फॉर्म इज। क्या आ जाएगा ड्यूअल फॉर्म? पी को पी, और को एंड करो, ब्रैकेट को ब्रैकेट, क्यू को क्यू, एंड को और करो, आर को आर, खत्म। इतना ही करना है। चलो फास्ट कर लेते हैं। ड्यूअल फॉर्म इज, मेरा तो मानना है वीडियो पॉज करो, आप सब सॉल्व करो, बाद में क्रॉस चेक करो। इतना इजी है एग्जांपल, ठीक है ना? पी को पी आएगा, एंड को और करेंगे, क्यू वैसा ही, एंड को और हाँ दोनों भी एंड थे, एंड को और हो जाए, आर को आर, ठीक है ना? देखो इसका भी ड्यूअल फॉर्म इज बहुत इजी है। ड्यूअल फॉर्म इज पी को पी, क्यू को क्यू, और को एंड करो, एंड को और करो, आर को आर, और को एंड करो, यस यस एज इट इज, हो जाएगा, ठीक है? हो गया। चलो अगला वाला कर दे। ड्यूअल फॉर्म में सिर्फ आपको ड्यूअल फॉर्म लिखना है। निगेशन आए तो भी घबराना नहीं, इसको निगेशन को निगेशन ही लिखो, उसको कुछ चेंज नहीं करना, सिर्फ एंड लिखा तो और करो, बस हो जाएगा। चलो आगे, ड्यूअल फॉर्म इज, ड्यूअल फॉर्म इज क्या जगह इसका ड्यूअल फॉर्म? निगेशन पी वैसा ही रहेगा, और को एंड करेंगे, क्यू वैसा ही रहेगा, एंड को और हो जाएगा, निगेशन आर वैसे ही, एंड को और हो जाएगा, यस का यस, ठीक है? निगेशन भी चेंज नहीं करना, ब्रैकेट भी चेंज नहीं करना, पी क्यू आर एस भी नहीं चेंज करना, ठीक है ना? सिर्फ एंड और, यस। आगे बढ़ते हैं। ड्यूअल फॉर्म इज, इसका ड्यूअल फॉर्म क्या आ जाएगा? ड्यूअल फॉर्म इज निगेशन पी वैसे ही रहेगा, एंड की जगह और हो जाएगा, निगेशन क्यू वैसे ही रहेगा, एंड की जगह और हो जाएगा, पी वैसे ही, और की जगह एंड, क्यू एंड की जगह और, निगेशन आर वैसे ही। चलो खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं, चलो निगेशन वैसे ही, पी को पी, और को एंड, बस सिर्फ एंड को और, इधर पी एंड निगेशन क्यू, एंड को और करो, निगेशन यस लिखो, खत्म। देखो कोई परेशानी है क्या? नहीं बहुत इजी। आगे ड्यूअल फॉर्म है। चलो अभी सी आया ना, सी को सिर्फ टी हो जाएगा, सी को टी, टी को सी, ये याद रखो। सी को क्या करेंगे? टी, और को एंड, ब्रैकेट जैसा ही वैसा ही निकालो ब्रैकेट, एंड को और, राउंड तो राउंड ब्रैकेट, करली तो करली ब्रैकेट, स्क्वायर तो स्क्वायर ब्रैकेट, जो है वो निकाल। आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। इसका भी ड्यूअल फॉर्म लिखना है। ड्यूअल फॉर्म इज, इसका ड्यूअल फॉर्म क्या आएगा बच्चों? निगेशन पी वैसे ही, और की जगह एंड, क्यू को क्यू, एंड की जगह और एंड को और टी की जगह स्मॉल सी, यस। टी को सी को टी, ये याद रखो, बाकी एंड को और तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है ना? चलो ड्यूअल फॉर्म इज, इसका ड्यूअल फॉर्म क्या आएगा बच्चों? ड्यूअल फॉर्म इज पी को पी रहेगा, और को एंड हो जाएगा, क्यू को क्यू, इधर भी और को एंड हो जाएगा, और स्मॉल सी को स्मॉल टी लिखेंगे, खत्म हो गए। एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2 के एग्जांपल नंबर 10 खत्म भी हो गए, ठीक है ना? देखो एक बार इसका स्क्रीनशॉट निकालो, बढ़ते एग्जांपल नंबर 3 की तरफ।